साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के रसायन के अध्याय 3 तत्वों के वर्गीकरण की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब तत्वों की संख्या बढ़ गई, यानी जब किन्हीं भी चीज़ों की संख्या बढ़ जाती है तो उसके अध्ययन के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं, छोटे स्कूल होते हैं, वहाँ पे कक्षाओं को वर्गों में नहीं बांटा जाता है। लेकिन जो बड़े स्कूल होते हैं, जैसे अपना स्कूल है, तो इसमें हम अलग अलग विषय के आधार पर कक्षाओं को वर्गीकृत कर लेते हैं। कुछ और ज़्यादा संख्या हो जाती है तो अलग अलग सेक्शंस बांट लेते हैं। तो ये वर्गीकरण की आवश्यकता संख्या बढ़ने पे तत्वों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए पड़ी, तो समय समय पे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब डाल्टन का परमाणुवाद नहीं आया था तो इसके पहले तत्वों को केवल 2 वर्गों में बांटा गया था, एक वर्ग धातु और दूसरे अधातु। इसके बाद 1929 में जर्मनी के रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर ने तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर 3 समूह में रखा। उनको उन्होंने ट्रायड यानी त्रिक कहा। इसे हम डोबेराइनर्स ट्रायड्स कहते हैं। इन्होंने ये बताया कि जो तत्व मध्य में रखा जाता है, यानी जो बीच वाला तत्व है, उसके परमाणु भार और छोड़ पर रखे जाने वाले दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत के लगभग बराबर होते हैं और उनके गुण भी दोनों के औसत होते हैं। उन्होंने ये 3 तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आप देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 है। यदि इसका औसत निकालें तो ये सोडियम का 23 आ जाता है। देखिए, 39 + 7/2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। इनके गुण भी, सोडियम के गुण भी लिथियम और पोटेशियम के मध्य हैं, औसत हैं इनकी। दूसरा उदाहरण है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो आप क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो 81.25 आता है, जो कि ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग समान है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, जो तीसरा ट्रायड्स ने दिया, उसमें भी यदि हम स्ट्रोंशियम के लिए कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत निकालें तो ये 88.5 आता है, जो कि 88 के लगभग समान ही है। इस तरह से इन्होंने ट्रायड्स बनाए, लेकिन बहुत अधिक संख्या में तत्वों के लिए वो ऐसे समूह नहीं बना पाए, इसलिए और आवश्यकता हुई वर्गीकरण की। एक और प्रयास किया AEVD चैन कोरटॉइस ने। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करके एक वृत्ताकार सारणी बनाई और उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में गुणों की आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया। इसके बाद उल्लेखनीय नाम आता है न्यूलैंड के अष्टक नियम का, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जो कि अंग्रेज थे, 1865 में उन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों के समान थे। ये संगीत के 7 स्वरों की भांति माना गया। 8 में सांगीतिक स्वर, यानी 8 म्यूजिकल नोट्स के नाम से इसको उन्होंने बताया। उन्होंने इनको जिस तरह से सारे गा मा पा धा नी 7 स्वर होते हैं, उसी के आधार पर ने 7 तत्वों को व्यवस्थित किया। देखिए सारणी में अंग्रेजी में डो रे में फा शो ला टी, ये अंग्रेजी के स्वरों के नाम दिए हैं। हिंदी में अपन सारे गा मा पा धा नी बोलते हैं। इस तरह उन्होंने 7 एक लाइन में 7 रखे: लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद फिर से आया 8वां सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से इन्होंने केवल कैल्शियम तक के तत्वों को
इस अष्टक में वर्गीकृत कर पाए, इसके आगे के तत्वों को ये वर्गीकृत नहीं कर पाए, तो हमें इसके आगे जो अधिक तत्व थे उनके वर्गीकरण में उन्होंने सफलता नहीं प्राप्त की। इसलिए आगे और वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद एक और प्रयास उल्लेखनीय है, वो है लोथर-मेयर व्यवस्था। लोथर-मेयर ने तत्वों के भौतिक गुण जैसे परमाणुवीय आयतन या गलनांक या क्वथनांक को परमाणु भार के साथ अध्ययन किया। उन्होंने इनके भौतिक गुण और परमाणु भार के मध्य ग्राफ खींचे और पाया कि जो ग्राफ का जो वक्र आता है उसमें समान ऊंचाई वाले तत्व के गुणों में समानता होती है। आइए यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं अपन। उन्होंने परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के बीच में ग्राफ खींचा। इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ इनका परमाणु आयतन वाई अक्ष पे लिया और एक्स अक्ष पे परमाणु द्रव्यमान लिया और उन्होंने ये ग्राफ खींचा, तो उन्होंने पाया कि जो ग्राफ पे देखिए सबसे ऊंचाई पे लिथियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, रुबिडियम है, इसमें सीजियम है, इसमें फ्रांसियम है। देखा कि इनके गुण समान होते हैं। इनका जो प्रयास है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास रहा। ये इनका जो प्रयास आधुनिक आवास नियम के बहुत नज़दीक था, किंतु जो इनका शोध था वो मेंडलीफ के बाद प्रकाशित हुआ। इसलिए मेंडलीफ के वर्गीकरण को अधिक महत्व दिया गया। अब आइए बात करते हैं मेंडलीफ की आवास सारणी की। दिमित्री मेंडलीफ, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना आवर्त नियम दिया। उनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे हम मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ की आवास सारणी की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस तरह हैं। मेंडलीफ की आवास सारणी में 0 से लेकर के 8 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। उन्होंने प्रत्येक स्तंभ में समान गुणों वाले तत्वों को रखा। तो इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को उन्होंने वर्ग या समूह कहा और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो वर्ग का नाम दिया वो रखा शून्य वर्ग, और शून्य वर्ग को पूरा रिक्त रखा, क्योंकि उस समय जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो ज्ञात नहीं थी। तो उनकी फर्स्ट समूह के बाद और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ तक जो समूह थे, यानी 1 से 7 तक समूहों को उन्होंने 2-2 वर्गों में अलग अलग बांटा। यानी उन्होंने प्रत्येक पंक्ति में उन्होंने ऊपर नीचे 2-2 तत्वों को रखा। आप आवास सारणी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आवास सारणी दी है, और कोई भी किताब ले लें आप, सब में मेंडलीफ की आवास सारणी दी गई है। और जो 8वां समूह है उसको उन्होंने 3 वर्गों में बांटा। उसमें माने प्रत्येक आवर्त में 8वें समूह में 3-3 तत्वों को रखा। जितने ज्ञात थे वहां रखा उन्हें, जो ज्ञात नहीं थे उनके लिए खाली स्थान छोड़ा। और मेंडलीफ की आवास सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थीं, जिन्हें उन्होंने आवर्त कहा, और चौथे, 5वें, 6वें और 7वें आवर्तों को उन्होंने 2-2 पंक्तियों में बांटा, यानी उसके 2-2 भाग किए। इस तरह से मेंडलीफ की आवास सारणी में कुल 9 कॉलम
शून्य समूह से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एट्थ, 8वें कॉलम तक कुल 9 समूह हैं, ग्रुप, यानी इसको ग्रुप या समूह बोलते हैं। और 7 ऊर्ध्व माने 7 क्षैतिज पंक्तियां रखी, यानी जो आड़े में है ये 7 पंक्तियां, इनको उन्होंने क्या कहा, आवर्त, पीरियड्स, इसी के नाम से इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इन 7 में जो पहली 3 आवर्त थे वे छोटे आवर्त हैं, इनमें एक एक लाइन रखी उन्होंने, लेकिन चौथे से लेकर के 7वें तक हैं, इनमें उन्होंने 2-2 लाइन रखी। जैसे इसमें एक तत्व, जो पहला तत्व है वो उन्होंने बाईं तरफ के ऊपर के कोने में रखा और दूसरा तत्व दाईं तरफ के नीचे वाले कोने में रखा। इस तरह से इन्होंने उस समय तक ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत किया। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात है, जो मेंडलीव के जो वर्गीकरण का आधार था वो काफ़ी विस्तृत था। उन्होंने यौगिकों से प्राप्त मूलानुपाती, जो तत्वों के जो यौगिक हैं उनके मूलानुपाती सूत्रों को आधार बनाया, उनके गुणधर्मों को आधार बनाया। ऐसे में कई जगह उन्होंने अपने आवर्त नियम का उल्लंघन किया, उन्होंने उसकी उपेक्षा की। माने कई जगह उन्होंने कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है आयोडीन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 126.9 है, इसको टेलोरियम के बाद रखा, जिसका परमाणु द्रव्यमान 127.6 है। इसको क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखने का आधार उसके गुण को रखा। उन्होंने अपने जो आवर्त नियम है उसकी अपेक्षा की। तो इस तरह से इन्होंने जो आधार बनाया वो तत्वों को के गुणों को माना। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने समूहों में गुणों का आधार लेकर के कुछ तत्वों के लिए स्थान भी रिक्त छोड़े और उन्होंने भविष्यवाणी की, ये प्रेडिक्शन किया कि इसकी जगह पे अन्य तत्वों होना चाहिए जो कि बाद में खोजे गए और उनके गुण भी उन्हीं तत्वों के समान प्राप्त हुए। उदाहरण के तौर पर गैलियम और जर्मेनियम का नाम लिया जा सकता है। मेंडलीव के समय ये दोनों तत्व ज्ञात नहीं थे, लेकिन इन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक स्थान रिक्त छोड़ा था। उन्होंने इसके नाम भी रखे थे, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। इस प्रेडिक्शन के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रयास की और उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इसके कारण मेंडलीव की आवास सारणी को और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मेंडलीव की आवास सारणी किताब में देखी जा सकती है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने 1905 में जो आवास सारणी प्रकाशित हुई वो अपनी एनसीईआरटी की किताब में छपी हुई है। तो आप देख सकते हैं जो पहला आवर्त है हीलियम, वो हाइड्रोजन वाला एक ही तत्व दिख रहा है आपको उसमें। दूसरे आवर्त में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिख रही है, 8वीं की जगह खाली है। इस तरह से जो आवर्त सारणी है मेंडलीव द्वारा एक विस्तृत प्रयास किया और ये काफ़ी समय तक मान्य रहा, जब तक कि मोसले ने नई आवास सारणी नहीं दी तब तक ये मान्य रही। लेकिन इसका महत्व अब भी कम नहीं है, इसका रसायन की अध्ययन में बहुत योगदान है। फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस यानी कुछ सीमाएं इसकी हैं, इनकी भी बात कर लें। पहला, हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके गुण क्षारीय धातुओं और हेलोजन दोनों से मिलते हैं। तो मेंडलीव ने इसके लिए कोई एक स्थान निश्चित नहीं किया।
दूसरा है समस्थानकों की स्थिति। कई तत्वों में समस्थानक पाए जाते हैं जिनके गुण तो अलग अलग हो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान उनके अलग अलग होते हैं। अब चूंकि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में द्रव्यमानों को आधार माना, उन्होंने ये बताया था कि परमाणु के माने तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुण हैं वो द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन समस्थानक जो एक ही तत्व के होते हैं गुण भी उसके समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। जैसे क्लोरीन 17 और क्लोरीन 18 है, या आपके कार्बन के हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनको सबको एक ही स्थान पर रखा गया जबकि इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं। आप जानते ही ना समस्थानक, पिछले भागों में हम पढ़ चुके हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, और इनको आवर्त सारणी में एक ही जगह रखा गया। तीसरा, गुणों की समानता को प्रधानता देना है। इन्होंने आवर्त नियम में जरूर ये कहा कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ये आवर्ती गुण प्राप्त होंगे, यानी आवर्ती फलन होगा, लेकिन उन्होंने कई जगह इसका उल्लंघन किया। एक तो आयोडीन का उदाहरण आप पढ़ ही चुके पहले, पोटेशियम और आर्गन के बीच में भी यही बात है। चौथी कमी लेंथेनाइट एक्टिनाइट की स्थिति नहीं बताई इन्होंने। लेंथेनम जो 8B में रखा गया, इसके बाद आने वाले तत्व 14 तत्व हैं, या एक्टिनियम जो 3rd B में है, माने जो लेंथेनम भी 3rd B में रखा गया। लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद में जो 14 तत्व आए हैं बाद में, उनके लिए उन्होंने पहले से कोई स्थान नहीं बताया था, हालांकि उस समय ज्ञात नहीं थे। मेंडलीफ ने कई एक जैसे तत्वों को अलग अलग स्थान पर भी रखा, जैसे लेड है, कॉपर है, मरकरी है, इनके गुण आपस में काफ़ी समानता रखते हैं, फिर भी इन्होंने उनको अलग अलग समूह में रखा, और कुछ असमान तत्वों को भी इनने समान समूह में रखा। यद्यपि इन्होंने उनको 2 समूह में वर्ग कर दिया था। जैसे आप देखें, फर्स्ट ए समूह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी मुलायम धातुएं हैं, और फर्स्ट बी में जो मुद्रा धातुएं हैं, तांबा है, चांदी है, सोना है, दोनों को फर्स्ट ए में रखा, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तुलना में तांबा, चांदी और सोने के गुणों में बहुत अंतर है। पहले वाली जो फर्स्ट ए समूह की जो धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, और जो बाद वाली बहुत कड़ी होती हैं। पहले वाली बहुत एक्टिव होती हैं, माने बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, जबकि चांदी, तांबा, सोना लगभग अक्रिय होते हैं, यानी बहुत कम क्रियाशील होते हैं। 8वें समूहों में उन्होंने जो 9 तत्व रखे उनको 3-3 करके रख दिए गए हैं, नित्रक बना दिए गए हैं। क्यों रखे, इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। मेंडलीफ ने इन तत्वों की आवर्तता के क्यों होती है, इनमें 8 के बाद तत्व रिपीट क्यों होते हैं, या एक ही समूह में रखे गए तत्वों में समानता क्यों होती है, इसके पीछे का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। इन कमियों के बावजूद भी मेंडलीफ का रसायन के अध्ययन में योगदान काफ़ी उल्लेखनीय है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। अब हम अगले भाग में हम आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ेंगे।